नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। भारत का भी संकल्प है कोरोना को हराना है। 4 दिन और बाकी हैं 21 दिन के लॉकडाउन में। लेकिन इस महामारी के दौरान भी कोरोना क्या आतंकवाद का हथियार बन सकता है? क्या कोरोना के जरिए भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा सकती है? कोरोना आतंकवाद, जी हां। आपको मैं कुछ चिट्ठियां दिखाऊंगा, आप इसको समझेंगे। ये चिट्ठी आपको बता दें, एसएसबी की तरफ से, सीमा सशस्त्र बल, एसएसबी के इंटेलिजेंस विंग की तरफ से लिखी गई है। और इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि जालिम मुखिया नाम का जो एक शख्स है, नेपाल का रहने वाला, वो 200 से 250 कोरोना संदिग्ध मुसलमानों को 200 से 250 कोरोना संदिग्ध मुसलमानों को नेपाल के रास्ते बिहार में घुसपैठ उनकी कराना चाहता है। 2 चिट्ठियां इस वक्त मेरे हाथ में भी है, दोनों चिट्ठियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। एक डीएम की तरफ से लिखी गई है और एक एसएसबी की इंटेलिजेंस विंग की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी गई है। दोनों चिट्ठियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना आतंकवाद का खतरा देश पर। हालांकि आपको बता दें, घुसपैठ हुई नहीं है, लेकिन घुसपैठ की फिराक में है। हमने आपको बिहार के डीजीपी पुलिस के, इसके अलावा तमाम सरकार के अधिकारियों के भी बयान हमने आपको सुनाए कि 40 से 50 ये लोग फिराक में है। लेकिन जालिम मुखिया 200 से 250 कोरोना संदिग्ध मुसलमानों को नेपाल, भारत से सटे नेपाल की सीमा पर स्थित मदरसों, मस्जिदों में, मैं चिट्ठी का मजमून पढ़ रहा हूं, उसमें क्या लिखा है। भारत से सटे नेपाल की सीमा पर स्थित मदरसों, मस्जिदों में भारत में कोरोना संदिग्ध मुसलमानों की घुसपैठ कराने की फिराक में। ये एक खबर, इससे पहले आपको याद होगा एक खबर हमने दिखाई थी किस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज में कोरोना का संक्रमण हुआ 40 के करीब, इसलिए कोरोना संक्रमित आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश। नेपाल का रास्ता आपने देखा। एक पाकिस्तान की खबर हमने आपको दिखाई थी। यही नहीं, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि कोरोना आतंकवादियों के लिए जैविक हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। जैविक हथियार के रूप में कोरोना का इस्तेमाल आतंकवादी कर सकते हैं। तो कोरोना आतंकवाद, ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त देश के सामने। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मेरे साथ शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एमएस बिट्टा साहब आपको नजर आ रहे हैं, वसीम रिजवी हैं, राजीव रंजन हैं, जेडीयू से हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जैविक हथियार कोरोना जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस की तरफ से भी कहा गया है, और ये एसएसबी की इंटेलिजेंस विंग की जो चिट्ठी है, जो इस वक्त मेरे पास भी है और टीवी स्क्रीन पर भी है, अलार्मिंग सिचुएशन है सर। कोरोना आतंकवाद, हम पहले ही कोरोना जिहाद से निपट रहे हैं जमातियों के, ये कोरोना आतंकवाद देखने को मिल रहा है। देखिए, जो अभी आपने समाचार दिखाया है, यह निश्चित रूप से अचंभित करने वाला है। परंतु यह बात भी सही है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पिछले कुछ दशकों में एक के बाद एक नए हथियार प्रयोग किए हैं, नए तरीके प्रयोग किए हैं, फिदायीन दस्ते बनाकर, तो इस संभावना को भी इस समाचार को सुनने के बाद नकारना आसान नजर नहीं आता है। क्योंकि आप याद करिए, पहले आतंकवाद आज से 30-40 साल पहले क्या होता था कि सिर्फ मारने का प्रयास करते थे। उसके बाद 1990 के दशक में इस तरह के फिदायीन हमलों का दौर आया, जब वो अपने को उड़ा लेते थे। उसके बाद 2001 की 9/11 की घटना अपने आप में एक विचित्र थी, जो कोई सोच नहीं सकता था कि जिस जहाज को ले जा रहे होंगे उसको हाईजैक करके जहाज को ले जाकर लड़ा देंगे। तो उसी प्रकार से आज इस प्रकार की बात भी हो तो इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारण यह है कि कुछ लोगों का दिमाग ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाता है कि मैं ईमानदारी की बात ये कहूं तो उनकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वो एक प्रोग्राम रोबोट की तरह हो जाते हैं और उन्हें यह भी नहीं समझ में आता है कि उनकी जान, दूसरों की जान, उसके साथ क्या होने वाला है। तो यदि एसएसपी ने ऐसा कहा है, चूंकि वो भारत नेपाल सीमा की निगरानी करते हैं जी, तो हो सकता है उनके पास कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कोई गंभीर खुफिया जानकारी होगी, तो उसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा होगा। तो ये हमारे इस कोरोना से लड़ने के संघर्ष की चुनौती को एक बहुत व्यापक और गंभीर आयाम दे देती है। इससे समस्त भारतवासियों का दायित्व और बढ़ जाता है कि आप समझ लीजिए कि किस प्रकार के खतरे के मुकाम पे हम खड़े हैं। अब हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारी स्थिति वो हो गई कि आप कल्पना करिए कि बाहर सड़क पे आप निकल रहे हो, गोलियां चल रही हो, तो हम में से कोई भी निकलने के नहीं सोचेगा, ना आवश्यक वस्तुओं, ना घूमने या किसी जानकारी के लिए। अब हमें यह मान के चलना चाहिए कि एज इफ
देयर इज अ फायरिंग ऑफ कोरोना वायरस गोइंग ऑन। बिल्कुल, जैसे कोरोना वायरस की बौछार सड़क पे हो रही हो, गोलियों की बौछार में कोई नहीं ये कहता है कि मेरे लिए क्या होगा, मेरी रोजी रोटी का क्या होगा, पहले जान बचाना होता हो। कहीं न कहीं यदि यह खबर सत्य है तो ये ऐसी परिस्थिति का निर्माण है। लेकिन एमएस बिट्टा साहब, ये अगर कोरोना आतंकवाद, कोरोना जैविक हथियार आतंकवादियों के लिए, ये तो टेररिज्म से भी ज्यादा डेंजरस होगा मेरे ख्याल से। जितने लोगों की मौत महामारी की वजह से हुई है, जितने केसेस आए हैं पूरी दुनिया भर में, ये तो आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक कोरोना जैविक हथियार। अमन जी, जो पहली बात तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आज पूरा हिंदुस्तान विश्व के अंदर आपको हमको देख रहा है। हम देखो बड़ी कोठियों में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आम पब्लिक जो पांच लोग, गरीब लोग, मीडियम लोग, बड़े बड़े फ्लैटों में लोग अपने कमरों में बंद है, बाहर आ नहीं सकते। मेरी आपसे गुजारिश है, लोग दुखी हैं, लोग रो रहे हैं कि कल क्या होगा, जिएंगे नहीं जिएंगे, रिश्तेदार जिंदा रहेगा, भाई बहन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। मेरी हाथ जोड़ के सबसे पहले रिक्वेस्ट है, हम यहां राजनीति ना करें, तू मैं की पॉलिटिक्स ना करें, नहीं तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। पार्टी के लीडर तो खुश हो जाएंगे पर लोग माफ नहीं करेंगे। जो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरा, जो द्विवेदी जी ने बोला, एक एक उनकी लाइन को, एक एक उनके पॉइंट को समझिए। ये कितना खतरनाक आतंकवाद है। देखो, मानव बम आते हैं, मारते हैं, 50, 60, 20 लोग मर जाते हैं। मेरे ऊपर इतने कार बम चले, कितने लोग मारे गए? 35 एक बार, 25 एक बार, 70 मारे गए। ये तो ऐसा एक खामोश बम है, खामोश आतंकवाद है जो लाइनों की लाइनों तबाह करता हुआ, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हमारी जनरेशनों को तबाह कर देगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। आज 120 कंट्रियों में कोरोना फैल चुका है और हिंदुस्तान में अब भी देखो हमारा कितनी हम अच्छे हैं। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपके अशोक गहलोत, दिल्ली के केजरीवाल साहब, यूपी के अंदर मायावती योगी जी के साथ पूरा मिलके एक कॉम्बिनेशन प्राइम मिनिस्टर के साथ मानवता की रक्षा के लिए चला है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है। ये एक शक्ति है कोरोना को भगाने की, ये एक ताकत है, कोई राजनीति नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या हम अपने धर्म गुरु, जिस तरीके से अकाल तख्त के जथेदार पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर, उन्होंने ऐलान किया घरों में रहिए, उन्होंने ऐलान किया लंगर लगाइए, उन्होंने ऐलान किया, हमारे गुरुओं ने कहा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा मानवता की रक्षा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, घर घर खाना पहुंचाइए, और बॉर्डरों को सील कर दिया गया पंजाब के अंदर। आप देखिए, आप यूपी में भी देखिए, हर जगह पे अपनी अपनी जिम्मेदारी को हर व्यक्ति निभा रहा है। से कैसे निपटेंगे सर? इन कोरोना मानव बमों से, ये देवेंद्र फडणवीस ने भी इनको मानव बम का, ये तो आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ा खतरा हुआ ना, ये तो जैविक हथियार हुआ। बात सुनो, ये सबसे पहले अमन जी, मैंने इस चीज को कहा था। मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं फर्ज करो कुछ समय के लिए मुझे सिख, मैं कहता नहीं मैं भारतीय अपने आप में सिख समझ लीजिए, अगर मैं अपने धर्म के जो गुरु हैं उनकी नहीं मानूंगा और जगह जगह घूमता रहूंगा और मानव बम फैलाता रहूंगा, तो फिर कौम के लीडर का क्या फायदा? मेरा आपसे एक सवाल है, पार्टी का कोई लीडर हो, अगर पार्टी का लीडर कहता है वर्कर को, अब मुझे बताइए, हम लाखों की रैलियां करते, करोड़ों की रैलियां करते, प्राइम मिनिस्टर जाते, ऑपोजिशन लीडर जाते, करते, आज वर्कर जनाब अच्छा, जिस पर आरोप है बिट्टा साहब, जालिम मुखिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, आज वर्कर की जिम्मेदारी है। हम पूछ रहे हैं ना, संक्रमण के कोरोना के कितने जालिम, हम ये सवाल पूछ रहे हैं ना, जिस जालिम मुखिया का जिक्र एसएसबी ने अपनी इस चिट्ठी में किया है, वो तस्वीर जालिम मुखिया की आपकी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। यही है वो जालिम मुखिया जो 200 के करीब कोरोना संक्रमितों को भारत में नेपाल के रास्ते बिहार में घुसाने की फिराक में है। एसएसबी की इंटेलिजेंस विंग की तरफ से चिट्ठी में इस बात का खुलासा किया गया। कोरोना आतंकवाद का चेहरा जालिम मुखिया इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यह है, जालिम मुखिया। इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं, कोरोना संक्रमण के, कोरोना के कितने जालिम, वसीम रिजवी साहब, ये फिदाई नहीं तो हुए? और जो अभी बिट्टा साहब कह रहे हैं, इन फिदाइयों के स्लीपर सेल हमारे यहां पर है, मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, ये फिदाई नहीं तो हुए, मानव बम ही तो हुए, जो फडणवीस साहब ने कहा है महाराष्ट्र में मानव बम है ये।
अमन जी, मैं तो पहले दिन से इस बात को कहता चला आ रहा हूं कि देखिए, आपने भी लिहाज रखा और तमाम मीडिया ने लिहाज रखा, और जो लोग समर्थन करने आते थे जमातियों का, वो तो समर्थन करते थे, लेकिन जो हमारे और वक्ता थे वो भी लिहाज रखकर बात करते थे। वसीम भाई बोलिएगा, ओडिशा के बाद पंजाब ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ओडिशा ने, आप जानते हैं, लॉकडाउन बढ़ाया था 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक। अब पंजाब में 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। 1 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला अब 2 राज्य अब तक हो चुके हैं, पहला ओडिशा, दूसरा पंजाब। ये 2 राज्य लॉकडाउन, जो राष्ट्रीय स्तर पर 21 दिन का लॉकडाउन था 14 तारीख तक का, 14 अप्रैल से बढ़ाने वाले ये 2 राज्य, पहले ओडिशा, बाद में पंजाब। ओडिशा में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, पंजाब में 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने वाला दूसरा राज्य बना है पंजाब। किसानों को हालांकि राहत दी जाएगी। बोलिए वसीम रिजवी, आप कंप्लीट करिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि लिहाज बढ़ता गया, और जाहिर सी बात है कि क्योंकि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम सब मुसलमानों की बात नहीं करते। जमाती जो है वो पूरी दुनिया में उनका एक मकसद है। देखिए, जमात है क्या? एक मकसद को लेकर उन्हीं ने पूरी दुनिया में मुसलमानों को यूनाइट करने की कोशिश की और उनमें कट्टरपंथी मानसिकता को पैदा करने की कोशिश की। वो ये है कि हमको पूरी दुनिया पर राज करना है, और अल्लाह ने हमको राज करने के लिए पैदा किया है। इस मंशा के तहत वो एक कोई ना कोई तरीका तो राज करेंगे। कोरोना तो सबको खा जाएगा सर, तो भाई जिंदा बचेंगे तो राज करेंगे। अरे मर जाएंगे। जालिम मुखिया, 200 से 250 कोरोना संक्रमित मुसलमानों की घुसपैठ, जिंदा रहेंगे तो कुछ करेंगे। ये कोरोना इनको भी नहीं छोड़ेगा। हमारा तो जिहाद है, हम तो जिहाद कर रहे हैं भाई। हम मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मुसलमान तो है ना, बचेंगे तो राज, तो हम मारेंगे तो, यही तो मकसद है। अरे भाई, आप बताइए कि जो कोरोना वायरस, मैंने क्यों कहा था कि 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने का इन लोगों का जाकिर नाइक कनेक्शन भी बताया था, अगर मैं गलत नहीं। आपने तो मलेशिया वाया मलेशिया जाकिर नाइक कनेक्शन बता दिया था कोरोना। देखिए, जाकिर नाइक का इसमें अहम रोल हो सकता है, क्योंकि मलेशिया का इन्वॉल्वमेंट है। मलेशिया के लोग यहाँ पाए गए, वही पाकिस्तान भी गए, वही फिर मलेशिया गए, वही थाईलैंड गए, उसके बाद हिंदुस्तान में भी उसी तरह वही लोग आए, और यहाँ पर बात को आप तो इससे जाकिर नाइक एक भगोड़ा है, और जाकिर नाइक ने जो हिंदुस्तान में रह के किया वो उसका एक मिशन था, वो मलेशिया से बैठ के कर रहा है। बांग्लादेश में जाकिर नाइक ने जब वहां पर जो कुछ ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी जाकिर नाइक का नाम आया था। तो जाकिर नाइक के भी फॉलोअर्स है। इन जमाती जो है वो जाकिर नाइक से अलग नहीं है। जाकिर नाइक इस जमात के लिए काम करता है, जमात जाकिर नाइक को फॉलो करती है। तो ये पूरा जो एक जो सेटअप है, जो इनका एक एम्पायर है, उसका काम ही सिर्फ यही है। बिहार सरकार, हमारे साथ राजीव रंजन है जेडीयू से। राजीव रंजन जी, बिहार सरकार इसको कितनी सीरियसली, कितनी गंभीरता से ले रही है? एसएसबी की चिट्ठी जो डीएम की तरफ से भी और एसएसबी की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखी गई है। राजीव रंजन जी, अभी आपने बिहार के डीजीपी को सुना और चीफ सेक्रेटरी को भी आपने, होम सेक्रेटरी को भी आपने सुना। देखिए, बिहार से नेपाल की जो सीमा है वो 601 किलोमीटर की सीमा है, और देश के 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और साथ साथ उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा है। मुझे ऐसा लगता है बिहार में एहतियाती कदम उठाए गए हैं, और जो कुछ है इसमें आईएसआई का भी एंगल है, और चाइना और नेपाल के बीच जो संबंध सुधरे हैं उसकी वजह से ये खतरनाक खेल भी हो सकता है। ये आशंकाएं हैं, ऐसी कि किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिन बिहार के बाकी 4 राज्यों को लेकर के भी उसी हद तक सतर्कता और सजग होने की जरूरत है, इसलिए कि अगर बिहार में उनको असर नहीं मिला तो कई बार वो उनकी कोशिश और उनकी रणनीति का ये हिस्सा होता है कि किसी एक जगह के बारे में इनपुट्स पैदा करने की गुंजाइश बनाई जाए और कहीं और सेंधमारी हो। तो ये एक मुश्किल वक्त है, और कहीं ना कहीं जो कोशिशें हो रही हैं इससे कोरोना के जरिए जो ये एक बड़ी साजिश है, और जिस तरह से नेपाल के मदरसे, मस्जिदों और वहां से आने को लेकर के ये 3 तारीख को ही ये पत्र
यहाँ बॉर्डर ये सीमा सुरक्षा बल ने दिया और उसके बाद जिलों में एहतियाती कदम उठाने के संबंध में उन्होंने आग्रह किया। फिर वेस्ट चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी कहा। बिहार की पूरी तैयारी, 601 किलोमीटर का ये बॉर्डर काफी लंबा है, हमारी अपनी पूरी कोशिश है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर केंद्र की जवाबदेही बहुत बड़ी है, इसलिए ये बॉर्डर काफी हद तक पोरस भी कहा जाता रहा और लंबे समय से लोग आते जाते रहे। ठीक है, शेख अलीमुद्दीन असादी साहब हमारे साथ हैं। शेख अलीमुद्दीन साहब, बात भी कही गई है। शेख अलीमुद्दीन साहब, जमातियों पर सवाल उठाते थे तो आप लोग कहते थे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अब एसएसबी तो नहीं कर रही ना मुसलमानों को टारगेट। यहां तो एसएसबी की चिट्ठी में लिखा गया है अराउंड 200 मुस्लिम नेशनल्स, जो 5 से 6 पाकिस्तानी नेशनल के साथ नेपाल वया काठमांडू आर प्रेजेंटली रिजाइडिंग इन मॉस्क मदरसा, और नेपाल में कहां रुके उसका भी जिक्र है इस चिट्ठी में। ये एसएसबी ने जो चिट्ठी लिखी है। मुझे अगर 30 सेकंड देंगे अमन चोपड़ा जी तो मैं इसका खुलासा कर दूं। जी मैं सबसे पहले वसीम रिजवी साहब ने जो विवादित बयान अभी दिया और खास करके मदरसों को और मसाजिद को टारगेट किया, खास करके मुसलमानों को टारगेट किया, मैं वसीम रिजवी से पूछना चाहता हूं, क्या वसीम रिजवी बताएंगे ईरान के अंदर जो इतनी मौतें हुई हैं कोरोना से, क्या वो मदरसों के या मस्जिदों के या तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाया? दूसरा सवाल, वो आतंकवादियों को मदरसों से मस्जिद से जोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप तारीख का मुताला करेंगे हिंदुस्तान में, अच्छा, अगर ये 40 से 50 आएंगे कहां रुकेंगे, कहां ठहरेंगे? 1947 तक। अलीमुद्दीन जी, ये 40 से 50 अगर इन्होंने घुसपैठ कर ली तो ये कहां रुकेंगे, कहां ठहरेंगे? जैसे मस्जिदों में विदेशियों को छुपाया हुआ। अरे हमारी फौज इतनी मजबूत है, बताइए ना। मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसको कब्रिस्तान में दफन कर देंगे जो हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेगा, जो आतंकवाद फैलाएगा, उसको हमारी फौजें इतनी मजबूत है, सरहदों पर हमारे जवान इतने मजबूत हैं, इनकी खबरें खोल देंगे आतंकवादियों की। आपको शर्म नहीं आई अपने मदरसों में आतंकवादियों को छुपाते हुए? आपको नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए वसीम रिजवी जी, शर्म आपको आनी चाहिए। क्या ईरान में क्या हुआ है? ईरान में कितने लोग मरे? आप क्या पूछते आते हैं? क्या तब्बा लगाते हैं? आपने उसकी क्या आपकी बात नहीं मानता? आप मुसलमानों को इल्जाम महामारी को फैलाया, उसके बाद आप बेशर्मी से सवाल कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, आपने फैलाया। बेशर्मी के साथ ईरान में कहां से आ गया? ईरान में इतने लोग मारे गए, जो हरकत की वो एक जमात से की, एक मरकज से की, और इस्लाम का पैगाम जो पहुंचाते थे। अरे भाई, जो इस्लाम का पैगाम पहुंचाते थे उन्हीं ने मौत का पैगाम पहुंचा दिया, उन्होंने मौत का पैगाम पहुंचा दिया। उसके बाद आप उनका बचाव कर रहे हैं। अगर आप लीडर तो बताइए, ईरान में कहां से मारे गए? क्या वहां जमाती चले गए? क्या बात करते नहीं? अलीमुद्दीन साहब, जमाती नहीं है लेकिन जमातियों ने मदद तो करी ना। कहा देते हैं ये तो आपकी जो स्लीपर सेल है, ऐसे आराम से वो सवाल जवाब दे रहे हैं, उनसे सवाल पूछने दीजिए। हिंदुस्तान के जवान। अच्छा हमारे साथ, अच्छा ठीक है, हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी, मेरी आवाज में उम्मीद कर रहा हूं आप तक पहुंच रही है। देवेंद्र फडणवीस जी, हम लोग यहां डिबेट कर रहे हैं सर जी, कोरोना के कितने जालिम, नेपाल वाला केस आपको पता होगा, नेपाल के जरिए जालिम मुखिया किस तरह से बिहार में कोरोना संक्रमितों को घुसाने की कोशिश कर रहा है। एक वो जालिम है सर, हमारे देश में भी कई जालिम हैं जिन्होंने लगभग कोरोना फैलाने में इन जैसा ही काम किया है, जिनको आपने मानव बम की संज्ञा दी सर। जी, आपका प्रश्न फिर से पूछिए, मुझे आवाज नहीं आ रहा था। मैं कह रहा हूं सर, एक वो जालिम है जो नेपाल के जरिए भारत में घुसपैठियों कोरोना संक्रमितों को घुसा रहे हैं, एक हमारे देश के भी जालिम है जिनको आपने मानव बम की संज्ञा दी है सर। जमातियों की बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में भी जो लोग तबलीगी जमात से आए, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना इसलिए आवश्यक है कि इनमें से जिनको कोरोना है वो एक प्रकार से मानव बम है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करेंगे और वो लोग छुपे हुए हैं, उनको पकड़कर उनका इलाज करना और साथ में उनके साथ जो लोग हैं उनको क्वारंटीन करना, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन दुर्दैव देखिए, केंद्र सरकार ने बताने के बावजूद महाराष्ट्र में परिस्थितियां ये है
एक दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सारे के सारे लोग हमने पकड़ लिए। फिर दूसरे दिन हमारे गृह मंत्री ने कहा कि जी 55 लोग अपने फोन बंद करके बैठे हैं, इसलिए हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। तीसरे दिन महाराष्ट्र की सरकार ने 150 लोग नहीं मिल रहे करके एफआईआर दाखिल की, और अभी पता चलता है कि शायद 450 लोग थे। तो अगर ऐसे लोग पकड़े नहीं जाएंगे और सरकार में वोट की राजनीति के लिए कड़ाई नहीं की जाएगी, तो फिर लोगों को एक संक्रमण की अवस्था में जीना पड़ेगा। और आप देखिए आज महाराष्ट्र में हालत क्या है। सबसे ज्यादा देश में कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में, देश का हर 5वां मरीज महाराष्ट्र का है। देश में जितनी मौतें हुई उसमें से 50% मौतें महाराष्ट्र में हुई है। तो महाराष्ट्र तो एक अलार्मिंग स्टेज पर है, और ऐसे समय भी कोरोना बाधित तबलीगी जमात से आए हुए लोगों के ऊपर अगर हम लोग सख्ती नहीं कर पाएंगे, उनको पकड़ नहीं पाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग महाराष्ट्र को संकट में डाल रहे हैं। देवेंद्र जी, आप बहुत गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं, अगर मैं गलत हूं मुझे ठीक करिएगा, जो भी आपने बोला है महाराष्ट्र सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में जमातियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, इसका कारण यह है कि बाकी राज्यों में लगातार उनको पकड़ा जा रहा है, और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अगर ये कहे कि जी उनके टेलीफोन बंद है इसलिए हम उनको पकड़ नहीं पा रहे, ऐसा होता है क्या जी? मुझे बताइए। अभी कितनी सख्ती, कुछ राज्यों में वहां के प्रशासन ये कहता है कि अगर वो सरेंडर नहीं होते तो हम उन पर मर्डर का चार्ज लगाएंगे, जो लोग उनके साथ में उन पर अबेटमेंट का चार्ज लगाएंगे। और हमारे यहाँ पर अगर हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि 50-55 लोगों के फोन बंद है इसलिए हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही, उनके धर्म की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार, ये रीजन है? देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। इसको आपने कहा वोट बैंक के चक्कर में। ना, मैं बता रहा हूं, मैं इसको कोई धार्मिक रंग नहीं देना चाहता, और मैं तो ये मानता हूं कि कोई मुसलमान धर्म का आदमी भी ये नहीं कहेगा कि तबलीगियों ने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। वो सब मानते हैं, लेकिन ये सरकार नहीं मानती। देखिए, ये सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करती, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। क्या कारण? और वो कारण मुझे तो ये लगता है कि शायद इनमें एक वाक्यता नहीं है। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वोट बैंक पर असर पड़ेगा। मतलब वोटों के चक्कर में कोरोना फैला रही है महाराष्ट्र सरकार, आप ये कह रहे हैं क्या सर? देखिए, इतना ब्लैटेंटली ये शब्दों में मैं नहीं कह पाऊंगा, और ये कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही, ये तो बिल्कुल सच हमको दिखाई पड़ता है। जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए उतनी सख्ती के साथ महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करती। किसी भी गृह मंत्री का आपने ये जवाब सुना है कि 55 लोगों के मोबाइल बंद है इसलिए हम उनको पकड़ नहीं सकते? आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या ये चीज सही है? 58 जमाती भाग गए थे मेरे ख्याल से सर महाराष्ट्र में, 40 टीम्स बनाई गई। हाँ जी, और 58 नहीं, अभी तो 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दाखिल किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो अभी तो संख्या कितने यही पता नहीं चल रही। तो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार इसी वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस 1364, मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, धारावी में भी कोरोना का संक्रमण, अब इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संक्रमण फैलने के लिए विषय हो सकता है और है, क्योंकि पूरे देश में हमने देखा कि संक्रमण फैलाने में तबलीगी जमात से जो लोग आए और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, देखिए जिन्होंने आत्मसमर्पण किया मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वे लोग तो कोरोना फैलाने में बिल्कुल उनकी साझेदारी रही है। और महाराष्ट्र में भी कोरोना जिस प्रकार से फैला है उसमें जो कई कारण होंगे उसमें एक प्रमुख कारण ये तबलीगी जमात से आए हुए लोग भी हैं। शरद पवार साहब कह रहे हैं इन बातों को तूल देना ठीक नहीं है, माहौल खराब होता है, इन बातों को तूल देना ठीक नहीं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस केंद्र जिम्मेदार जमातियों का जो भी कुछ हुआ, परमिशन हुई, वो कह रहे हैं सोलापुर में होना था महाराष्ट्र में हमने अलाउ नहीं किया, वसई में होना था हमने अलाउ नहीं किया, ये सब हुआ उसके लिए दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार जिम्मेदार। देखिए, पहली बात तो यह है कि शरद पवार जी ने जो बयान दिया और जिस प्रकार से बयान दिया उसी में से राजनीतिक सोच क्या है ये बिल्कुल हमारे सामने आती है। कुछ चीजें खुले रूप से बोली जाती है, कुछ बिटवीन द लाइंस बोली जाती है, और आप तो मीडिया के लोग हैं, आप बिटवीन द लाइंस पढ़ने में माहिर है,
और इसलिए पवार साहब ने बिटवीन द लाइंस क्या कहा है ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और अनिल देशमुख जी ने इतने दिनों के बाद जब वहां से सारी चीजें आ गई, जब वहां से नाम आ गए, जब वहां से टेलीफोन नंबर आ गए और पकड़ने में सरकार अक्षम रही, तब राजनीतिक बयान देने के लिए एक लेटर लिखा है। ये लेटर या जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिए ये डाइवर्शनरी टैक्टिक है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब लोगों में गुस्सा है कि सरकार जमातियों को पकड़ नहीं पा रही, और जब ये गुस्सा सरकार पर फूट रहा है तो उसमें से मार्ग निकालने के लिए और उसमें से लोगों को भटकाने के लिए, बरगलाने के लिए अनिल देशमुख जी इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। आपको ये इसके पीछे क्या, ये जो तबलीगी जमात का पूरा मरकज का जो पूरा एपिसोड हुआ, आपको उनकी तरफ से कहा जा रहा है लापरवाही थी, आपको लगता है ये लापरवाही थी या कोई साजिश या कोई षड्यंत्र, जो जिस तरह से जमातियों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया, मैं कहूंगा क्योंकि इसको एटम बम, मानव बम की भी संज्ञा दी जा रही है, लापरवाही या साजिश? देखिए, अभी मैं तो ये कह नहीं सकता कि ये साजिश है या लापरवाही है। अभी हम लोग तो ये कह ले अभी के लिए कि चलिए वो लापरवाही है, लेकिन लापरवाही के बाद जो लोग छुपे हुए हैं, जो लोग सामने नहीं आ रहे, उनको हम लापरवाह नहीं कह सकते। वो तो जानबूझकर ये चीजें कर रहे हैं, तो उनको तो हम इस प्रकार से स्पेयर नहीं कर सकते। और इसलिए मुझे लगता है बाद में जांच होगी, उसमें पता चलेगा। आज तो हम ये मान ले कि वहां पर लापरवाही हुई है, लेकिन जो छुपे हुए हैं वो तो जानबूझकर छुपे हैं, जानबूझकर समझते हुए भी लोगों में कोरोना फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 से 3 मिनट अभी आप थोड़ा सा और रहें, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं और एमएस बिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर एक डीएचएफएल को लेकर भी एक सवाल है मेरा आपसे, लेकिन उससे पहले हाँ बोलिए एमएस बिट्टा साहब। एमएस बिट्टा हमारे साथ और सुधांशु त्रिवेदी है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको सुनने के बाद। बोलिए एमएस बिट्टा साहब जल्दी से। देखो, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र जी ने बोला, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और सही बोला। अभी भी मैं इनको देख रहा था किसी चैनल में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोरोना को भगाने के लिए बिल्कुल नाकाम हो रही है और सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में हैं। और अभी आपने देखा कितनी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम लोग Z+ सुरक्षा में घरों के अंदर हैं। 21 को ऐलान हुआ, सुबह हमने जाना था लुधियाना, पारिवारिक कोई बहुत जरूरी काम था, सुबह ऐलान करके सुरक्षा को भेज दिया, परिवारों को छोड़ दिया, अपने घर में बैठे। और ये बिल्डर माफिया वाधवा को 120 लोगों की वहां का होम सेक्रेटरी परमिशन दे रहा है, तो बताइए महाराष्ट्र सरकार कितनी सिंसियर है। नरेंद्र मोदी, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, योगी, केजरीवाल सब मेहनत में लगे, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये मिली जुली सरकार ये गंदे फैसले करके महाराष्ट्र के लोगों के साथ मानवता की हत्या कर रही है। मेरा कोई राजनीति किसी से संबंध नहीं। मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, अमन जी फिर मिलेंगे, भगवान कृपा करे ऐसा ना हो। मैं कह दूं महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र इमरजेंसी हेल्थ को लेकर के इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, नहीं तो मक्खियों और मच्छरों सुधांशु त्रिवेदी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं देवेंद्र फडणवीस जी, मारे जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है बेटा साहब, सुधांशु त्रिवेदी जो सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा और अभी इससे पहले जो कार्यक्रम में चर्चा हो रही थी, हमें यह मान लेना चाहिए जो आतंकवादी हैं उनका किसी मजहब से मतलब नहीं, उनको सिर्फ लोगों को मारने से मतलब है। 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, तो ऐसा तो नहीं उसमें सिर्फ हिंदू मरे थे, कई दर्जन मुसलमान भी मरे थे। और आप देख रहे हैं आतंकवाद जो विश्व में हो रहा है उसमें सब भारी संख्या में मुस्लिम मारे जाते हैं। तो आज वो कोरोना के माध्यम से यदि यह करना चाह रहे हैं तो उनका लक्ष्य सिर्फ अधिकाधिक लोगों को मारना है। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा साजिश है या नहीं, यदि यह मान भी लिया जाए कि शुरू में साजिश नहीं थी, यदि गलती मानी जाए, तो अब अगर आप छुपे हुए हैं तो अब तो यह साजिश है। क्योंकि अब अगर आप सामने नहीं आ रहे हैं तो अब तो आप ऐलानिया कहने के बाद सामने नहीं आ रहे हैं ना, अब गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एक मानसिकता बहुत गलत डेवलप हो रही है कि हर नकारात्मक नेगेटिव चीज को धर्म से जोड़ लेना। महाराज के संदर्भ में देखें, पहले अपराध को धर्म से जोड़ लिया, अरे भाई दाऊद भाई हो गए, क्यों भाई किसी अपराधी माफिया को आपने धर्म से जोड़ा? फिर आतंकवाद को धर्म से जोड़ लिया,
जाकिर नायक शांति के मसीहा हो गए, इशरत जहां बेटी हो गई, अफजल हारात का मारा हो गया। और अब ये कोरोना वाले लोग, ये जो तबलीगी जमात है, ये सारे मुसलमानों के प्रतिनिधि हो गए। अरे तबलीगी जमात के जस्ट सामने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वो तो नहीं मानते तबलीगी जमात को, तो वो मुस्लिम नहीं है क्या? पूरा बरेलवी सेक्ट नहीं मानता, वो मुस्लिम नहीं है। पूरे देवबंदी वो मुस्लिम नहीं है। अहले हदीस वो मुस्लिम नहीं है। शिया वो मुस्लिम नहीं है। तो ये एक मनोवृत्ति डेवलप हो गई है और महाराष्ट्र के लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं। अपराधी तो उसको धर्म से जोड़ लो, आतंकवादी उसको धर्म से जोड़ लो, और अब ये कोरोना फैलाने वाले जमाती नहीं, लेकिन क्यों बचाएगा कोई? मैं देवेंद्र फडणवीस साहब, आपने कहा वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में महाराष्ट्र सरकार सख्ती नहीं कर रही है। आपके शब्द अगर मैं रिपीट करूं, मतलब जमातियों को बचाने वालों की भी तो लंबी फौज है, कोई क्यों बचाएगा? ये जमाती तो इंसानियत के दुश्मन है, कोई हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना, ये तो सबके लिए खतरा है ना। जी, इस सवाल का जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए मैंने महाराष्ट्र की ताकत को देखा है। देखिए, बड़े बड़े अपराधियों को दुनिया से ढूंढ कर लाने वाली हमारी पुलिस है, और ऐसे समय चंद जमाती छुपे हुए हमारे पुलिस को मिल नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं मानता। जिस प्रकार से हमारा पॉलिटिकल नेतृत्व उनको मदद करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ा रहा है। क्या बचा रहा है? इसके चलते आज ये जो जमाती है ये महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, छिप रहे हैं और कोरोना बढ़ा रहे हैं। नहीं, एक और सवाल बस आपसे देवेंद्र फडणवीस साहब, डीएचएफएल मामले में जो वधावन बंधुओं को जो परमिशन दी, वो जिस तरह की लापरवाही देखने को मिली महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो तो घोर लापरवाही है। इस दौरान लॉकडाउन की जो जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई महाबलेश्वर में जाकर, मैं वापिस आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि देखिए, आज देश में और महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और आम आदमी जो है उसके यहाँ मौत भी हो जाए। अच्छा, आप बोलिएगा, एक मिनट देवेंद्र फडणवीस, ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, गुड फ्राइडे के दिन चर्च किस तरह से खाली है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। आज गुड फ्राइडे का दिन है, गुड फ्राइडे है आज, लेकिन चर्च देखिए, क्योंकि ये हर धर्म के लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एक कल भी तस्वीरें आई थी, जामा मस्जिद में क्रिकेट खेला जा रहा था, एक कल की तस्वीर भी आई थी, एक आज की तस्वीर है, देखिए चर्च पूरी तरह से खाली है। बोलिए, अब आप कंप्लीट करिए देवेंद्र फडणवीस जी। नहीं, मैं जरूर, आपने जो तस्वीर दिखाई, मैं हमारे क्रिस्ती भाइयों का और हमारे चर्च के जो प्रमुख हैं उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूं। और जहां तक ये डीएचएफएल वाला केस है, वो आज लुकआउट नोटिस पर है सीबीआई से। आज ईडी ने उनके ऊपर मामला दर्ज किया, उनको अरेस्ट किया, उसके बाद वो जमानत पर बाहर है। और ये कोई पुरानी चीजें नहीं, नई नई चीजें रोज मीडिया में आ रही है। ऐसे समय वे लोग महाराष्ट्र सरकार को अप्लाई करते हैं और महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी बकायदा लेटर देते हैं कि जी हमारे पहचान के लोग हैं, इनको कोई असुविधा ना हो, सरकारी मेहमान बना के इनको ले जाओ। ये कोई छोटा मामला नहीं है। देखिए, जो अधिकारी है उस अधिकारी का जो कद है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, एडीजीपी है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इस कद का व्यक्ति क्या परिणामों को नहीं समझता? पूरे परिणामों को वो समझते हैं। और जब इस प्रकार के परिणामों को समझकर भी ऐसी गलती कोई करता है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि या तो सरकार में किसी व्यक्ति का उसको आशीर्वाद या आदेश है, या सरकार चलाने वाले किसी व्यक्ति का आशीर्वाद या आदेश है। उसके सिवा कोई आला अधिकारी इस प्रकार से अपनी मुंडी फंसाता नहीं है, अपनी कलम फंसाता नहीं है। और इसलिए अमिताभ गुप्ता जी की तो जांच हो रही है, होनी भी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके पीछे किसका हाथ है, किसकी शय है, किसका आशीर्वाद है, किसका आदेश है, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार ये जांच नहीं करने वाली। मैं तो मांग करता हूं या तो सेंट्रल एजेंसी से ये जांच की जाए या किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच की जाए कि किसके आदेश पर और किसके आशीर्वाद से ये सारी घटना घटी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वधावन बंधुओं को जो परमिशन दी गई, वो कार्रवाई किस तरह की होगी? आप कह रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन जिस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए, ताल ठोके के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, डिबेट को आगे बढ़ाते हुए, ये हो सकता है क्या धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की जा रही?
जमातियों पर महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस। जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में जमातियों पर सख्ती नहीं कर रही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन है ना महाराष्ट्र की उद्धव सरकार, पॉसिबल है क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी। मैंने तो कहा ना, अपराधियों से लेकर आतंकवादियों को धर्म के नाम पे संरक्षण, समर्थन, संबल और संवर्धन देने का प्रयास किया जाता रहा। हाँ, एक बात मुझे और ध्यान आई जी, अभी आपने चर्च का दृश्य दिखाया। गुड फ्राइडे के दिन चर्चों में सन्नाटा है, पूरी नवरात्र निकल गई, माता के मंदिरों में सन्नाटा रहा, रामनवमी हो गई, भगवान राम के मंदिरों में सन्नाटा रहा। पर इससे मुझे ध्यान आया, दक्षिण कोरिया की घटना याद करिए। एक बुजुर्ग महिला, उस समय तक दक्षिण कोरिया में बल्कि कोरोना का उतना व्यापक रूप नहीं आया था जी, वो मना करने के बावजूद चर्च की असेंबली में गई और उस कारण से कई 100 लोगों को संक्रमण हो गया। चर्च की कोई गलती नहीं, फिर भी जिस संस्था का चर्च था, उस पूरे सेक्ट के प्रमुख ने औपचारिक रूप से माफी मांगी कि हमारे चर्च से गलती में ही सही कोरोना का संक्रमण बढ़ा, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। मगर यहां तो उल्टी बात है। यहां तबलीगी जमात अगर गलती कह रहे हैं तो बजाय माफी मांगने के गायब भी है और ऊपर से जगह जगह टीवी पर आकर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे उसकी हिमायती कर रहे हैं। तो मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये तो बात समझ से परे है। अरे भाई, किसी धार्मिक स्थल में कोई चीज हो सकती है और तबलीगी जमात तो धार्मिक स्थल पे नहीं, ये तो एक संगठन है। तो अगर चर्च माफी मांग सकता है सियोल में, तो क्यों नहीं तबलीगी जमात माफी मांग सकते हैं? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, माफी मांगनी चाहिए, माफी क्या सरेंडर करना चाहिए। मौलाना साहब को छिपे बैठे हैं, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है इनके खिलाफ। अलीमुद्दीन साहब, माफी मांग लेनी चाहिए ना मेरे ख्याल से। अब माफी खैर काफी होगी क्या, जब 25,000 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा, 1500 से ज्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, मौलाना साहब के चक्कर में माफी थोड़ी ना काफी होगी। अलीमुद्दीन साहब। अमन चोपड़ा जी, मैं 30 सेकंड दीजिए। आपने इतनी बड़ी बड़ी डिबेट करा दी इन लोगों की, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे से मिड्डा हो, रिजवी हो, चाहे फडणवीस जी हो, इन्होंने कहीं भी हमारे शब बारात का त्योहार गया उस पर कोई चर्चा नहीं की। किसी मस्जिद के अंदर इबादत नहीं हुई, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे हिंदुस्तान की पूरी जामा मस्जिद हो। कोई एहसान किया क्या? आप देखिए ना, सुधांशु कोई एहसान किया क्या? चर्च का नाम लिया, मंदिर का नाम लिया। अपने भलाई के लिए कर रहे हैं, ये एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर शब बारात पर लोग नहीं निकले, वो काहे के लिए एहसान थोड़ी ना किया भाई। नवरात्र निकल गए, सब निकल गया, हमें भी यही अधिकार है। अपने धर्म को लेकर हर कोई कहने लगे, एहसान थोड़ी ना किया। सुधांशु जी को मस्जिद का नाम लेना चाहिए था। नहीं सर, कल ही दिखाइए, जामा मस्जिद में क्रिकेट खेल रहे थे। बड़ा भाषण दे रहे हैं, दिखाऊं तस्वीरें, भाषण क्यों दे रहे थे? कल ही जामा मस्जिद में क्रिकेट खेल रहे थे। अमन जी, ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। अलीमुद्दीन साहब ने एक बड़ा वाजिब सवाल उठाया, मैं आगे बात बोलने वाला था। अलीमुद्दीन साहब, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। इतने बड़े प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी को, इनको बड़ा सफाई से कहना चाहिए था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने वैसे आपको पता है, आपके कहते देखिए नालंदा की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। स्थल पर जाकर नमाज को मना करने पर पुलिस पर हमला हो गया। नमाज पढ़ी जा रही थी वहां पर, वहां पर पुलिस आई, मना किया, उन पर हमला हो गया। नालंदा में हुआ, सिवान में भी हुआ। मैं आपको ऐसे 10 केसेस दिखा दूंगा सर। मैं आपको 10, आप नहीं सुधरने वाले, मैं आपको 10 केसेस आप ऐसे दिखा दूंगा। आपने जिस बात का जिक्र किया, पहली बात तो कोई एहसान नहीं किया, कोई भी सारी धार्मिक गतिविधियां बंद है इस समय, नहीं कर सकते। सारी धार्मिक गतिविधियां बंद है। संविधान है, आप सबके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। हमारे मोदी जी ने अभी तक मुसलमानों के बारे में, जब से कोरोना चला है, एक लफ्ज नहीं किया। विशेष तौर पर क्यों कहे वो? लफ्ज नहीं किया। अच्छा, हिंदुओं के लिए भी नहीं कहा, सिखों के लिए भी नहीं कहा। आप अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? मुसलमानों के लिए नहीं कहा। उनकी रक्षा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अलीमुद्दीन जी, आप लोग अलग हैं, आप लोग विशेष हैं, आप लोग खास पहचान है क्या आप लोगों की? हमारे लिए नहीं कहा, सिखों के लिए कहा, ईसाइयों के लिए कहा, हिंदुओं के लिए कहा, उन्होंने भारतीयों के लिए कहा। आप भारतीय हैं ना? भारतीय हैं ना आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात थी। सुधांशु त्रिवेदी, इसके बाद एमएस बिट्टा कहते हैं हम भारतीय हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे दीजिए, फिर एमएस बिट्टा। सुधांशु त्रिवेदी जल्दी से आप बोलना चाह रहे थे। अलीमुद्दीन साहब सुन लीजिए, अलीमुद्दीन जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। अभी अमन जी ने बताया कि अगर जामा मस्जिद में नमाज बंद है, भारत के किसी मुफ्ती ने, मुकर्रम ने, बारी ने, मौलवी ने ये नहीं कहा कि नमाज आके पढ़ो, फिर भी चंद लोग पढ़ रहे हैं। और अलीमुद्दीन साहब ये बताइए, पूरे आलम इस्लाम में सबसे आली मुकाम किसका है? काबा का।
अगर वहां जियारत बंद है, देखो तो ये तबलीगी मदीना शरीफ इनके खिलाफ भी नहीं हो रही। हम इसीलिए पालन कर रहे हैं। हमारे तमाम उलमा ने, चाहे वो देवबंद के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे जमीयत उलमा के हो, चाहे जमात हदीस के हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अलीमुद्दीन साहब, सरकार को छोड़िए, पहले तो मौलवियों को फतवा जारी करना चाहिए तबलीगियों के खिलाफ। हाँ, कि जब भारत की सारी आली मस्जिदें बंद है, भारत के सारे आली मौलवी कह रहे हैं कि नहीं करो, इस चीज पर नहीं दिया जाता, में कहा जा रहा नहीं करो। उसके बाद मुसलमान अजीब है, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं और सब पर फतवा नहीं दिया जाता, अपील की जाती है, दरखास्त की जाती है। अरे भाई तबलीगियों के खिलाफ फतवा जारी करिए ना राजीव रंजन। नहीं वो जारी नहीं होगा सर। तबलीगियों को तो परोक्ष रूप से बचाते हैं लोग, बड़े भारी मन से उनके खिलाफ बोलता अगर कोई बोलता है। राजीव रंजन जल्दी से, माफी के साथ सर बहुत देर से आपके पास आ पाया, देवेंद्र फडणवीस जुड़ गए थे इस वजह से। बोलिए राजीव रंजन जी, इस पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सकती है? नहीं, आप चूंकि चाहते नहीं थे कि आप वक्त मुझे दें, फिर भी ये आप अभी शो तो आप चला रहे हैं, आपकी मर्जी से ही कोई बोल पाएगा। देखिए, मैं जिस विषय को लेकर के हम सब यहां जमा हुए थे, वो विषय तो गौण हो गया। आज कहीं ना कहीं भारत की सीमाओं पर जिस चौकसी और सतर्कता बरत करके कोरोना से इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं, उस पर तो बात नहीं हुई, बाकी दुनिया की तमाम बातें हो गई। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया एकजुट है। अगर अभी हम जालिम मुखिया को एक्सट्राडिट करने के लिए अगर कोशिश करते हैं, तो हो सकता है एक बड़ी साजिश के किंगपिन को जब लेकर हम आएंगे हिंदुस्तान, तो इससे जुड़े हुए कई तथ्यों का खुलासा हो सकता है। और इस दिशा में अगर आपके चैनल से कोई प्रोडक्टिव पहल हो, तो मैं समझूंगा कि इस पहल का निश्चित तौर पर बाकी पक्षों की ओर से भी स्वागत किया जाना चाहिए। जी, वो पहल सर कोशिश की जा रही है राजीव रंजन जी, इसलिए जालिम मुखिया का चेहरा भी दिखाया जा रहा है। मौलाना साद जो सबसे बड़ा महामारी का मौलाना एटम बम, उसको लेकर हम लोग मुहिम चला रहे हैं। वैसे एक बार मैं फिर आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे वक्त दिया। जी राजीव जी, वक्त नहीं देना होता सर, आप डिबेट में नहीं होते, आपके साथ ऐसा नहीं है सर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, सुधांशु त्रिवेदी जी और जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सबका, बिट्टा साहब आपका भी विशेष तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग देशों में कितने मामले, कितने टेस्ट और अभी फिलहाल क्या स्थिति, लगातार आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। फिलहाल के लिए काल ठोके में अभी इतना ही। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताना जरूरी, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा। ये आप पूरी खबर आप कह लीजिए, 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस अब तक, जब से कोरोना आया है तब से अब तक आज के दिन में सबसे ज्यादा केसेस। अब तक कोरोना संक्रमण के 516 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 896 एक दिन में इतने मामले अब से पहले कभी नहीं आए। 24 घंटे में 896, कुल संख्या 6761। देश में कोरोना संक्रमण से 206 की मौत, लेकिन एक दिन में इतने मामले आज से पहले कभी नहीं आए। 24 घंटे में 896 लोग संक्रमित और सबसे ज्यादा मौतें भी 37 मौतें। 24 घंटे में 37 मौतें, ये भी सबसे ज्यादा मौतें संक्रमण की वजह से, कोरोना संक्रमण की वजह से। जब से कोरोना को लेकर खबरें आ रही हैं, ये पहली बार है कि इतने ज्यादा नंबर्स हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।